पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1, ये तो पहला पॉइंट हो गया, एंड Q x2 y2 is PQ is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चेयर नहीं है तो एक मिनट, एक मिनट आ रहा हूँ बेटा। PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग 10th में कर चुके हैं। पहला तो ये है फॉर्मूला। दूसरा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में आप अगला ये कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे सारे यहाँ यूज होने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला, इसमें हम कहेंगे इफ अ पॉइंट कैपिटल P divides the join of two points divides the join of two points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 in the ratio m1 is to m2 m1 is to m2। तो मान लीजिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे। एक पॉइंट दे रखा है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1। एक दूसरा पॉइंट है बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। और इन दोनों के बीच में, इनकी जो ये ज्वाइनिंग लाइन है, इनके बीच में एक कोई पॉइंट है P जो है वो इस लाइन को m1 इज टू m2 के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो एज पर सेक्शन फॉर्मूला इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए P के। P जो है एक स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशियो m1 इज टू m2, m1 इज टू m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला के बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला।
थर्ड नोट करेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में नोट करें द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन joining two points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 is, सोचो कि ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है a, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, और ये इसका मिड पॉइंट है p। p जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले वही हैं जो 10th में करे थे। ठीक, एक फॉर्मूला और जो था तो 10th में मैंने आपको करवाया था लेकिन सिलेबस में नहीं था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मान लीजिए हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये कहा जाए कि उन 3 पॉइंट्स के हेल्प से कोई ट्राइंगल बनता है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 पॉइंट्स के, तो अगर ट्राइंगल की लेंथ दे रखी है, तीनों साइड्स अगर मेरे को दे रखी है, तब तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एरिया कैसे निकाला जाए, फोर्थ फॉर्मूला लिखे हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed, area of a triangle formed by, area of a triangle formed by joining 3 points, formed by joining 3 points। एक पॉइंट है a x1 कॉमा y1 कॉमा, दूसरा पॉइंट है b x2 कॉमा y2 एंड तीसरा पॉइंट है c x3 कॉमा y3 इज। अगर 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम, मान लीजिए इधर तो एक पॉइंट है a, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, इधर एक पॉइंट है b, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, और एक पॉइंट है c, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 कॉमा y3। तो ए बी और सी को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ, फिर लगाएंगे मॉडुलस का साइन। मॉडुलस का साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉड क्लोज। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, हम इसमें क्या किया करते थे कि जब भी कभी अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाएगा कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक के पीछे एक तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, दे ऑल लाई इन अ लाइन, कोलिनियर का मतलब ये है। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ट्राइंगल तो बनने से रहा, ट्राइंगल तो बनेगा नहीं।
तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालूंगा तो वो तो 0 आएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज यही होता है। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स को मुझे कोलिनियर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 ही आएगा, और जब 0 आ जाएगा तो आप कहेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, दैट मीन्स ट्राइंगल इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में ही लाई कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा जो है ट्राइंगल कभी बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल बनने के लिए दो तो एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तीसरा थोड़ा सा अलग होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए जी, ये हो गए। इसके बाद में एक, हाँ, एरिया निकालेंगे सीधा सीधा। अब इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए वो नोट करें, फिफ्थ, स्लोप ऑफ अ लाइन। वही एक लाइन है, उसका स्लोप निकालना है। हम ये बोलते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब ये होता है, हम ये कहते हैं कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए स्ट्रेट रोड है, कहीं पर भी स्ट्रेट रोड है, तो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेट रोड है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पर ना थोड़ा सा स्लोप बना हुआ है, तो स्लोप बने हुए का मतलब क्या है, आप खुद ही समझदार हैं। स्लोप का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई भी चीज थोड़ी सी उठ जाती है तो हम उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप निकालने का एक तरीका होता है जो अभी तक हमने देखा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमने देखा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये तो ट्रू है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लगता है। सोचो कि ये एक स्ट्रेट रोड है, इस स्ट्रेट रोड पर एक बाइसिकल आ रही है। ठीक है, ये बाइसिकल आ रही है स्ट्रेट रोड पर। अब ये चलती जाएगी तो इसको आगे एक स्लोप मिलेगा। तो स्लोप कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, हम ये देखेंगे कि स्लोप कितना ज्यादा ऊंचा है या कितना ज्यादा नीचा है, कितना ज्यादा स्लोप है या कितना कम स्लोप है। वो निकालने के लिए मुझे दो चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी कभी हम किसी स्लोप पर चढ़ते हैं तो हम दो काम करते हैं, हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टली और थोड़ा सा ऊपर भी उठ रहे हैं वर्टिकली। ठीक है, आपने देखा होगा कई घर होते हैं जो थोड़ा सा ऊंचाई पर होते हैं, तो वहां पर अगर हमको अपनी साइकिल रखनी होती है, हम कहीं से साइकिल पर घूम कर आते हैं, हमें साइकिल अगर घर के अंदर चढ़ानी होती है तो हम कहते हैं भाई स्लोप लगवा दो घर के बाहर, ताकि साइकिल घर में चढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, तो जब साइकिल हम लेकर जाते हैं तो क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी उठते हैं। आगे बढ़ने का मतलब बेस, ऊपर उठने का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मेरे को एक चीज देती है, टेन थीटा। अगर ये एंगल है थीटा, तो इस थीटा पर ही डिपेंड करेगा, इस थीटा पर ही डिपेंड करेगा कि स्लोप कितना ज्यादा है या कितना कम है, इस थीटा पर डिपेंड करेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को यूज करने वाली चीज होती है टेन थीटा। तो हम ये कहते हैं कि स्लोप की इंटेंसिटी कितनी है, स्लोप कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो पता चलता है एंगल से। और परपेंडिकुलर और बेस को यूज करने वाला, तो हम ये कहेंगे स्लोप, और यहां लिखना कॉमा करके लिखना बेटा, एम इज इक्वल टू tan थीटा। एम इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अच्छा ये एम क्या है, ये एम ऐसे है कि जैसे मान लीजिए हम कभी भी एंगल की बात करते हैं तो एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा या फाई। एंगल के लिए मैं थीटा ले लेता हूँ या फाई ले लेता हूँ। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हम रूट्स निकालते हैं तो हम उनको अल्फा और बीटा बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो इसी तरीके से जो स्लोप है, स्लोप की इंटरनेशनल नोटेशन है एम। इंटरनेशनली अगर कहीं पर भी स्मॉल एम लिखा हुआ है तो हम उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? अभी बताइए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं। यस सर। यस सर। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ फिर। तो एक चीज तो ये हो गई, फिर यहाँ पर आप एक चीज इंपॉर्टेंटली नोट करिएगा, वेयर वेयर थीटा इज द angle formed where theta is the angle formed with the horizontal in anti clockwise direction.
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि जैसे हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है कि ये तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, तो लेकिन जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के नाम पर क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगी। ठीक है, तो जो ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ आपको ऐसे 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 उठना है। तो अगर आप ऐसे 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 चल रहे हैं, एंगल ऐसे चल रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। भाई एंगल अगर इस तरह से बन रहा है, अगर इस तरह से जा रहा है एंगल, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉक के उल्टी वाली, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा याद रखना कि जो एंगल हमको लेना है स्लोप निकालने के लिए, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल दे रखे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करके आप एंटी क्लॉकवाइज बना लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर मुझे ऐसे दे रखा है कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, आपसे ये पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप बनाओ बताओ, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप स्लोप बताओ, तो एकदम दिमाग में आता है 10 30 कर दे, हो गया, स्लोप निकल गया। ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा। याद रखना ये जो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये इसके साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ में बनने वाला एंगल चाहिए ऐसे, तो दैट विल बी 60 डिग्री। ये होगा, कंफ्यूज करने के लिए देंगे पेपर में, कंफ्यूज करने के लिए आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, क्वेश्चंस करेंगे आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज वाला चाहिए, वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, कई केसेस में 90 में से सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा, किसी किसी में 180 से करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो ये अलग अलग केसेस पर डिपेंड करेगा, वो आप क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा आपको, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं है। एक चीज तो ये हो गई स्लोप निकालने की। दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसके बाद हमसे ये कहा जाता है, सपोज the coordinates of a line segment is given. Suppose the coordinates of the endpoints लिखे बल्कि, suppose the coordinates of the endpoints of a line segment are given like ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा x1 y1, और ये पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। अगर ऐसा आ जाए तो समझ लो मजा आ गया, हमें देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ एक्स एक्सेस, कौन सा एंगल, कौन tan थीटा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये लाइन आड़ी टेढ़ी कैसी भी दे रखी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, कहीं भी लाई करे, दुनिया में कहीं पर भी लाई करे, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो स्लोप निकालना मेरे लिए बेहद आसान। क्या करना है इस केस में, हमारा जो स्लोप निकलेगा वो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप को बोलते हैं m, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस ये आप करोगे तो ये स्लोप निकल गया। ठीक है, तो स्लोप निकालने के दो मेथड, अगर मान लीजिए थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो पहले ये इंश्योर कर लेना कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, वो एंगल मिलते ही उसका tan थीटा निकाल लो। ठीक है, और आप ये देख लीजिए कि ये इतने खतरनाक लोग नहीं है कि वो बहुत उल्टे सीधे एंगल दे दें। एंगल वही 4 5 आएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तो वो देंगे नहीं, नहीं तो स्लोप ही आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 90 डिग्री तो इनफाइनाइट होता है ना। तो अगर थीटा आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर थीटा ना दे रखा हो, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप, स्लोप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती। स्लोप एक रेशो होता है, रेशो की कभी कोई यूनिट होती है क्या, नहीं ना। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, if two lines if two lines with the slopes m1 and m2
are if two lines with slopes m1 and m2 are parallel to each other, if two lines with slopes m1 and m2 are parallel to each other, then m1 is equal to m2, then m1 is equal to m2। और स्लोप की एक और बहुत बढ़िया चीज होती है, वो बताता हूं अभी, 1 मिनट रुक जाओ बस। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन के स्लोप्स मुझे दे रखे हैं, तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, इफ टू लाइंस with slopes, if two lines with slopes m1 and m2 are perpendicular to each other, then m1 multiplied by m2 is equal to -1। एक रिलेशन ये है, m1 multiplied by m2 is equal to -1। तो दो लाइन है, हमें हमें ये देखना है कि दो लाइन है, दो लाइन या तो पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो उनके स्लोप्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। तो इस केस में तो दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो गई ऐसे, L1 L2, ठीक है। इस केस में दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, L1 और L2, लाइन 1 और लाइन 2 ये परपेंडिकुलर हो गई। इसके अलावा भी तो हो सकता है, सोचो कि वो यहाँ अगर पैरेलल हैं या फिर 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपस में, या बीच में कोई और एंगल बना रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगला आप लिखेंगे, हाँ हाँ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने वो तो बताया था कि 90 डिग्री होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है स्लोप। लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाए, अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 90 डिग्री तो उन दोनों लाइंस के बीच वाला एंगल है, समझ गए। वो वाला जो एंगल था ये थीटा एंगल कौन सा था, जो एक्स एक्सिस के साथ कोई एक लाइन बनाएगी। अगर किसी एक लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना लिया तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये एंगल क्या है, दो लाइंस के बीच में है, वो लाइन कहीं भी हो सकती है। हाँ, दोनों केस समझ लीजिए। देखिए ये वाला केस तो ऐसे है, हमने ये कहा कि यहाँ पर है एक्स एक्सिस, तो एक्स और एक्स डैश, ये मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आप सब लोग जानते हैं कि ये वाई और वाई डैश हमने इसी तरीके से करा है। सोचिए कि कोई लाइन वाई एक्सिस के अलाउंग है, ये ओरिजिन हो गया ओ क्यू। तो मैं बोलूंगा कि ये जो ओ क्यू लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल, तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ ओ क्यू, स्लोप ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैंने कहा, हाँ अब, हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन है ओ क्यू, सिर्फ इतनी सी, मैं अभी एक लाइन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन की ओ क्यू की बात कर रहा हूँ। तो एक लाइन है ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, है ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा ओ क्यू का, tan 90 डिग्री विच इज नॉट डिफाइंड। अब क्या करते हैं, कोई दो लाइंस ले लेते हैं,
एक लाइन तो है यहाँ पर ऐसे, इतनी सी है बस एक लाइन, मैंने कहा ए बी, इसका कुछ ना कुछ स्लोप तो होगा, ठीक है, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे मेरे को और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके मैंने ए बी का स्लोप निकाल लिया। एक लाइन ऐसे है सी डी, तो सी डी का स्लोप हमने निकाल लिया। इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसका स्लोप आप निकालोगे और इसका स्लोप आप निकालोगे, ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल 90 डिग्री लिया है, ये हमने दो लाइंस के बीच वाला एंगल लिया है, समझ गए। अब आप ये कहोगे जी ये वाला एंगल लूं, ये वाला लूं, ये वाला लूं, कौन सा लूं, कोई सा भी ले लो, सब 90 डिग्री होंगे। अगर एक 90 डिग्री है तो सारे 90 डिग्री होंगे। भाई समझ गए कि नहीं, वो ज्यादा भारी भरकम तो नहीं हो गया। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है। स्लोप, स्लोप जो है एक्स एक्सिस के साथ में लाइन, जो भी लाइन है, हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी उसका tan निकाल दो बस। जैसे यहाँ पर ये OQ है, तो OQ का तो नॉट डिफाइंड हो गया, किसका, AB का, है ना, AB का स्लोप निकालना। देखिए ये बिल्कुल वेक्टर्स की तरह है कि मैं इस AB को खिसकाकर ऐसे ऐसे शिफ्ट करा के ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा। हमें उतना टफ वाला नहीं करना। हमारे पास अगर एंगल दे रखा होगा तब तो मैं करूंगा, एंगल नहीं दे रखा होगा तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे बस। अगर एंगल दे रखा है तो tan थीटा निकालो, एंगल नहीं दे रखा है तो भैया x1 y1 और x2 y2 100% दे रखे होंगे, और कोई बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले यहाँ पर, समझ गए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए वेक्टर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आप लोग 12th में करेंगे। 12th में वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2 में पूरा अलग ही टॉपिक है, अलग ही चैप्टर है, ठीक। सभी को इतना क्लियर है, बताइए आगे चलें। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे, दीपांशी, देवशी, दिवस, हर्षिता, क्लियर है। हो गई बारिश। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ हाँ, समझ गए, समझ सब जाते हो तुम। बस ये तो है। अरे कुछ नया लाओ, डायलॉग पुराना हो गया ये तो बात सही कर रहे हो तुम, मान लेता हूँ, देख लो तुम्हारी बात में। चलिए जी आगे चलते हैं हम। एक केस और देख लो भाई, दो लाइन है, दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। इसके अलावा भी तो एक केस है कि कोई और एंगल बना लें, मतलब एक लाइन ये हो गई, बोल दो AB, एक लाइन ये हो गई, इसको बोल दो CD। अब इनके बीच में जो एंगल है, कोई भी ले लो एंगल, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, मान लो मैंने ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इनको इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस एंगल पर कर रही है नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन को आप इसके ऊपर ओवरलैप करा दो तो वो एंगल उठ ही नहीं रहा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज चल ही नहीं रहा, तो कोई एंगल नहीं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में एंगल थीटा, व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड एज tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस लगाकर लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉड क्लोज। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि AB का स्लोप तो होता है बेटा m1 और CD का स्लोप होता है m2। आपको जी मुझसे गलती हो जाए, मैं तो उसका m1 और उसका m2 ले लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे, m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 कर दोगे, है ना। मान लो आप 2 माइनस 1 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, ठीक है। नीचे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, m1 m2 दोनों, m1 m2 करो या m2 m1 करो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी द सेम। ऊपर अगर आपने m1 माइनस m2 भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, मॉडुलस लगा हुआ है, उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, समझ गए। तो आप m2 माइनस m1 कोई भी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल ज्यादातर जो बच्चों के दिमाग में आता है,
भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं x1 y1 कौन सा, x2 y2 कोई सा, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपने उल्टा भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ठीक है, या ऊपर और नीचे दोनों में पॉजिटिव आएगा, आप कुछ भी ले लीजिए स्लोप सही आएगा, ठीक है ना। आप पॉइंट P को x1 y1 मान लो और Q को x2 y2 मानो, और फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकालोगे, कोई दूसरा बच्चा इसको x1 y1 मान ले और इसको x2 y2 मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट लाइक द सेम थिंग विच वी हैव डन इन 10th क्लास। जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो, या उल्टा कर दो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सेम आएगा, ठीक है। चलिए जी आगे, यहां तक ये सारे फॉर्मूले हो गए इसके, और इन फॉर्मूलों की हेल्प से आपकी पहली वाली जो एक्सरसाइज है ये हो जाएगी एक्सरसाइज 10.1। तो पहले एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल नंबर 1 के मैं आपको केवल 2 पार्ट्स करवाऊंगा, सी और डी, ए और बी अपने आप करने हैं, ठीक है। सीधा फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है। देखो पेज नंबर 207, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। लाइंस का स्लोप पूछ रहे हैं, मैं ए और बी पार्ट छोड़ रहा हूँ, 4 पार्ट्स हैं इसके, सी और डी करा रहा हूँ। अब देखना सब फॉर्मूला बेस्ड हैं सारे के सारे, पहली एक्सरसाइज भी फॉर्मूला वाली है, दूसरी भी फॉर्मूला वाली है, मिसलेनियस पता नहीं है सिलेबस में या नहीं, देख लूंगा, देख कर बता दूंगा। स्ट्रेट लाइंस में सब कुछ है, कुछ कटा तो नहीं है, सब कुछ है, हाँ। अगर सब कुछ भी है तो भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी जैसे ये सारे फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले आप 5 मिनट बैठोगे ना, 5 मिनट में याद हो जाएंगे, इनमें कुछ नया नहीं है। इनमें 4 फॉर्मूले तो वही है 10th क्लास वाले, ठीक, बाकी के 2-3 नए बताए हैं हम, पैरेलल है तो बराबर। हाँ क्या, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, दोबारा से याद कर लो। तो अच्छा अच्छा, अच्छी याद तो बस एक 14 अप्रैल को ही होगी, बस अच्छी याद। 14 अप्रैल भूल गए तुम, जिस दिन बच्चों ने डांस किया था। अच्छा नहीं करा था, तो फिर बुरी यादें क्यों बोल रहे हो। अरे भाई लॉस्ट पर्सनैलिटी हो तुम। चलिए जी, मुझे 14 का ध्यान है। अरे तुम तो डीपीएसआर से हो ना। अरे तो तुम्हारा तो 11 क्या 12 क्या 11 को पता चल गया था तुम लोगों को, वो तो मुझे मालूम है। तुम लोगों की तो क्लास भी वो कैंसिल होने से पहले ही अब तुम्हारी भी हो गई थी। चलिए जी कोई नहीं, एग्जाम्पल 1 का सी पार्ट देखिए कि मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आप ये चैप्टर आरडी से नहीं करा रहे? नहीं अभी पहले एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, आरडी से करवाऊंगा ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे सबके सब, तो अभी पहले एनसीईआरटी से कर लो इसको, ठीक है। हाँ अभी ओके। रुक जाओ, अभी रुक जाओ जरा, एनसीईआरटी से करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 का सी पार्ट देखिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2, passing through the points 3, -2 and 3, 4, मतलब एक लाइन है वो 3, -2 से पास हो रही है और 3, 4 से पास हो रही है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ बहुत बढ़िया, जैसे ये लाइन है ना ए बी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे इसके एंड पॉइंट्स के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पर लाई करने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स, चाहे बिल्कुल आजू बाजू में लाई कर रहे हो, चाहे मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ना पता हो या ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट पता हो, उसको भी हम x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, स्लोप सेम आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो स्लोप क्या निकलेगा y2 माइनस y1, मतलब 4 - -2 अपॉन x2 माइनस x1, 3 - 3, तो क्या हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई, क्या हो गया 3 - 3 0 हो गया, डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइंड आ गया। चलिए जी उसके बाद डी देखेंगे, डी है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है।
डी पार्ट है कि एक लाइन है विच इज मेकिंग एन इंक्लिनेशन of 60 degree with the positive direction of x axis। हाँ जी, x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ठीक है। x axis की नेगेटिव डायरेक्शन इधर होती है, ये x डैश वाली, ये मिटा रहा हूं, इधर ही बता देते हैं। देखो, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं, इधर x है, इधर x डैश है, ठीक है, इधर y है और इधर y डैश है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गई। इंक्लिनेशन क्या होता है? ये दो चीजें देखी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंक्लिनेशन क्या? ये वाला एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जो बनता है। तो मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पर ही बनना है एंगल। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बन रहा है ना, तो इधर 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 कहीं भी बनाओ, बस वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनना चाहिए और ये एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, ठीक है। नहीं समझे? इस लाइन को खिसका कर ओरिजिन पर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या यहाँ पर मतलब आपको डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं करनी है, इसको पैरेलली कितना भी शिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वेक्टर्स, कितना भी शिफ्ट करा जा सकता है। इसको आगे और पीछे कितना भी ले जाया जा सकता है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज मत कर देना, डायरेक्शन का ही सारा खेल है, ठीक। मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप कितना हो गया? tan 60 डिग्री मतलब √3। बताइए जी, क्लियर है? यस समझ सर। गए? चलो जी, मैं इसका ए और बी पार्ट छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला है, कर लेना अपने आप। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, आप में से कोई बच्चा है जिसने ये चैप्टर कर रखा हो? किसी ने किया? चलो, उसने तो कर लिया। चलिए, तो इसके अलावा किसी और ने करा? नहीं? अच्छा, ऑनलाइन में भी अगर किसी भी बच्चे ने ये चैप्टर कर रखा हो ना, और कोई, वो तो खैर मैंने कहने के लिए बोल दिया, थोड़ा टफ है। देखिए, आरडी में से आप इसको करेंगे ना तो बहुत ज्यादा फैला कर दे रखा है उसको। तो अगर कोई भी बच्चा चैप्टर ये कर चुका है या करना चाहे आरडी में से, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट आए अगर आरडी का, तो पूछ लेना, क्लास में ही पूछ लेना, करवा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है, if the angle between two lines is pi by 4 and the slope of one of the lines is 1/2, find the slope of the other line। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाई 4। तो क्या करो, एक लाइन ऐसे बना लो, एक लाइन ऐसे बना लो, इन दोनों के बीच में एंगल जो है ये पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, 45 डिग्री होता है। कैसे? पाई को 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये 180/4 कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक। तो दो लाइंस के बीच में इतना एंगल है। पहली वाली लाइन का जो स्लोप है इसको मैंने m1 बोल दिया। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, इधर लिख रहा हूँ। इधर लिखोगे तो इधर भी तो यही वाली लाइन है, तो पहली वाली लाइन का जो स्लोप है m1, वो इन्होंने दे रखा है 1/2। और पूछ रहे हैं कि जो दूसरी वाली लाइन है m2, मतलब दूसरी वाली लाइन, इसका स्लोप m2 वो बताओ कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो फंडा ये वाला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। थीटा बोले तो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2, ये हो गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2m2, एलसीएम लेंगे तो 2m2 माइनस 1,
अपॉन 2, अपॉन में इसका एलसीएम ले लो तो 2 प्लस m2 अपॉन 2, ये मॉड हो गया। न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? आगे चलते हैं। टू m2 माइनस वन, 2m2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस m2, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। अब याद रखना, जब भी कभी मेरे पास, आप ये देखेंगे कि जैसे मॉड एक्स होता था, मॉड एक्स, तो एक्स एक अननोन टर्म होती थी, है ना? मॉड एक्स जब होता था तो मैं उसको लिख देता था बेटा माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो एक्स है ये अभी अननोन है, मुझे नहीं पता कि ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। ये जो m2 है ना, इस पूरे मॉड के अंदर ये m2 है, ये भी एक अननोन टर्म है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये इस m2 पर डिपेंड करेगा कि अंदर वाला पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, तो तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, वो हमने मान लिया। लेकिन सीधी सीधी भाषा में आप ये याद रखें कि अगर मॉड के अंदर अननोन टर्म दे रखी है और वो हमसे पूछी जाती है, तो आप क्या लिखेंगे? मॉड के अंदर अगर अननोन टर्म दे रखी है और वो हमसे पूछी जाती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2m2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस m2, ये लिख दिया, मॉड हटा दिया, इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मॉड का रिजल्ट अगर मॉड के अंदर अननोन है, वो मॉड का रिजल्ट हमेशा प्लस माइनस आएगा, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब क्या है वो अभी बताता हूँ आपको। पहले प्लस वन के लिए करो, फिर माइनस वन के लिए करो, 2 मिनट में बताता हूँ प्लस माइनस का मतलब क्या है। देखो 2m2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, और 2m2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस वन। भाई इसको 2 प्लस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2m2 माइनस वन, 2 प्लस m2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस m2। और इधर देखिए 2m माइनस वन, जब 2 प्लस m2 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू माइनस m2, ये हो गया। अच्छा, एक बार प्लस वन के बराबर रख दिया, एक बार माइनस वन के बराबर रख दिया, है ना? अब तो समझ गए। अब एक बार प्लस वन के बराबर रख दिया, एक बार माइनस वन के बराबर, इस एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर जब भी कभी कोई अननोन टर्म आएगी तो उसका रिजल्ट में आगे, जैसे यहाँ पर वन लिखा हुआ है तो प्लस माइनस वन लिख दूंगा। सोचो कि यहाँ पर टू होता तो प्लस माइनस टू लिख देते, रिजल्ट में प्लस माइनस आ जाएगा, जैसे कि स्क्वायर रूट सॉल्व करते टाइम आता है, बस वो चीज। ठीक है, समझ गए? इस चीज को डिटेल में कभी मॉडुलस फंक्शन के दौरान समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। अब देखो m2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस वन को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 2 प्लस वन, और इसको माइनस m2 को इधर ले आओ अर्ग, तो ये हो जाएगा 2m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन। तो 2m2 माइनस m2 कितना हो जाएगा? m2 इज इक्वल टू 3। तो या तो m2 हमारा 3 आ रहा है, और या फिर 2m2 प्लस m2, 3m2 इज इक्वल टू माइनस वन, या फिर m2 हमारा आएगा माइनस वन अपॉन थ्री। या तो 3 या फिर माइनस वन अपॉन थ्री। तो आप ये कहेंगे भाई स्लोप दो भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? मैंने जो पाई बाई फोर एंगल लिया है ना, मैंने जो पाई बाई फोर एंगल लिया है दो लाइंस के बीच में, वो मैंने ये वाला ले रखा है, हो सकता है कि वो ये वाला भी हो। हमने तो पाई बाई फोर ये मान लिया वैसे ही, है ना? हो सकता है पाई बाई फोर यहाँ पर हो, समझ गए? यहाँ पाई बाई फोर होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई फोर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। पाई बाई फोर प्लस 3 पाई बाई फोर क्या बन जाएगा? पाई।
पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई। पाई क्या होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर में यही तो देखा था कि अगर एक एंगल इधर, ये जो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, विच इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो हम ये कहते हैं कि जो एंगल होता है ना, वो एंगल आपने लाइन के बीच में लिया है, तो हमने जैसे ये लिया है, जरूरी नहीं है कि वो ये वाला एंगल हो, वो ये वाला भी हो सकता है। समझ गए, नहीं समझे? और ये चलिए जी, तो ये हो गया। इसके बाद में ये तुम फिर बोल कर आए हो क्या कृष्णा को? नेशनल एंथम हो रहा है भाई। जनगण मन तो मैंने भी सुना है, जनगण मन सुनाई दे रहा है किसी को? फिर खड़े हो जाओ भाई। चलो जी, जय हो गई। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये सर वो असल में मतलब मैंने अभी देश को मेडल जीता था, आपने सुना नहीं? नहीं, ये हुआ क्या वैसे, पता नहीं कि किसी को भी क्यों हो रहा है। यहाँ पे तो शायद मैच हो रहा है आज स्टेडियम में। इंडियन टीम आई हुई है क्या? क्या पता सर, विराट कोहली के क्या। चलिए बेटा, फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है? Thank you, sir. चलिए, ओके ओके। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग। ओके।